आज का जो टॉपिक है वो है महान्यायवादी। आज हम पढ़ेंगे महान्यायवादी के बारे में कि महान्यायवादी क्या होता है, महान्यायवादी की नियुक्ति किस प्रकार होती है, महान्यायवादी का मुख्य कार्य क्या है और महान्यायवादी की योग्यताएं और उसकी शर्तें क्या हैं। तो अगर हम बात करें तो महान्यायवादी का जो उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 76 में दिया गया है। अनुच्छेद 76 में दिया गया है कि महान्यायवादी जो होगा वो भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी होगा, यानी कि भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी जो है वो महान्यायवादी को माना जाता है। विधि अधिकारी के अंतर्गत विधि अधिकारी नियमावली 1987 के अनुसार जो है कि भारत के महान्यायवादी के अलावा भारत का महाधिवक्ता और भारत का अपर महाधिवक्ता जो है वो विधि अधिकारी के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। यानी कि महान्यायवादी के अलावा भारत के जो जितने भी राज्यों में महाधिवक्ता होते हैं या फिर अपर महाधिवक्ता होते हैं वो सब विधि अधिकारी के अंतर्गत आते हैं। और विधि अधिकारी के अंतर्गत जो नियमावली है 1987 में बनी थी, इसी नियमावली के अंतर्गत उन्हें विधि अधिकारी कहा जाता है। अनुच्छेद 76 में ही इनकी नियुक्ति की शर्तें दी गई हैं महान्यायवादी के बारे में। और अनुच्छेद 76 में यह स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य किसी भी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। इस प्रकार कह सकते हैं महान्यायवादी का पद धारण करने वाले किसी भी योग्य व्यक्ति को उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जिन योग्यताओं को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पूरा करते हैं। जैसे कि वह भारत का नागरिक हो, मतलब कि महान्यायवादी के लिए जो योग्यताएं हैं कि वह है कि वह भारत का नागरिक हो, पहली शर्त है। दूसरा है कि उच्च न्यायालय में, मतलब कि उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट में 5 वर्ष तक, सुप्रीम कोर्ट में 5 वर्ष में उच्च न्यायालय में 10 वर्ष अधिवक्ता रहा हो और हाई कोर्ट में ही 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या फिर उच्चतम न्यायालय में वकालत 10 साल अधिवक्ता रहा हो, या फिर राष्ट्रपति की नज़र में, राष्ट्रपति के अनुसार कह सकते हैं कि वह विधि का महान ज्ञाता हो। मतलब कि या तो वो भारत का नागरिक हो और उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, सर्वोच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, तो वह भारत का महान्यायवादी बन सकता है। अनुच्छेद 76(1) में जो है 76 के भाग 1 में यह दिया गया है कि महान्यायवादी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। और अनुच्छेद 76 के चौथे भाग में यह बताया गया है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा, मतलब कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहेगा। इस प्रकार कह सकते हैं कि महान्यायवादी का कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं है, राष्ट्रपति उसे कभी भी हटा सकता है। यदि महान्यायवादी स्वयं से अपने पद से मुक्त होना चाहे तो वह कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र के माध्यम से अपना त्यागपत्र दे सकता है। लेकिन उन्होंने जैसे सरकार का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, वैसे ही महान्यायवादी का भी कार्यकाल लगभग 5 वर्ष होता है, क्योंकि जैसे ही कोई सरकार बदलती है
तो महान्यायवादी भी ऑलमोस्ट अपना इस्तीफा दे देते हैं और संविधान के 76(4) के अनुसार महान्यायवादी जो है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है और महान्यायवादी की नियुक्ति जो है वो सरकार की सलाह पर ही राष्ट्रपति करता है। तो यह परंपरा विकसित हो गई है कि सरकार बदलने के समय पर ही महान्यायवादी भी अपना त्यागपत्र दे देगा और 74(4) में ही इसका वेतन दिया गया है। वेतन और भत्ते कि 76(4) के अनुसार महान्यायवादी ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति निश्चित करे। मतलब कि महान्यायवादी के वेतन और भत्तों के लिए संसद उत्तरदायी नहीं है, उसके लिए राष्ट्रपति ही रिस्पॉन्सिबल है, राष्ट्रपति ही तय करता है कि महान्यायवादी का वेतन क्या होगा। महान्यायवादी को निर्धारित वेतन के साथ साथ संसद के सदस्यों के समान विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। इसके अलावा उसे सरकार के द्वारा न्यायालय में सरकार की तरफ से पेश होने के लिए भी उसको भुगतान किया जाता है। अगर हम महान्यायवादी के कार्यों की बात करें कि महान्यायवादी के कार्य क्या हैं और अपने कार्यों को वो किस प्रकार संपादित करता है, तो सबसे पहला है कि भारत सरकार को सलाह देना। भारत सरकार को सलाह देना मतलब भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति के द्वारा निर्देशित किए जाएं और विधिक स्वरूप के ऐसे कर्तव्यों का पालन करे जिन्हें राष्ट्रपति महान्यायवादी को निर्देशित करे। इसके अलावा महान्यायवादी जो है वो भारत सरकार का वकील होता है और वह भारत सरकार के संबंधित मामलों में उच्चतम न्यायालय में सरकार का पक्ष रखता है। राष्ट्रपति की 143 जो परामर्शी जो जिसके अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से कोई परामर्श करता है या करना चाहता है तो महान्यायवादी ही न्यायालय में सरकार का पक्ष रखेगा। अनुच्छेद 76(3) जो है वो एक बार फिर बताता है कि महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन करने के क्रम में भारत सरकार के भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। जरूरी नहीं है कि महान्यायवादी केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही भारत सरकार का पक्ष रखेगा। जरूरी यह है कि महान्यायवादी जो है वो पूरे भारतवर्ष में किसी भी अदालत में जो भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर है तो उसमें सरकार का पक्ष रख सकते हैं और सुनवाई करने का उसे अधिकार है। अगर बात करें कि महान्यायवादी को कुछ विशेषाधिकार भी दिए गए हैं। विशेषाधिकार महान्यायवादी को पहला विशेषाधिकार यह है कि महान्यायवादी को भारत सरकार की तरफ से देश के सभी न्यायालय में पहली सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, महान्यायवादी को संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, चाहे संसद के किसी सदन हो, लोकसभा या राज्यसभा, या फिर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो, उसमें बोलने का अधिकार है, उसमें उसे कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। लेकिन भाग भी ले सकता है, कार्यवाही में बोल सकता है, लेकिन वो मत नहीं दे सकता है क्योंकि वह संसद का सदस्य नहीं है। ऐसा आर्टिकल 88 में कहा गया है। अनुच्छेद 88 में कहा गया है कि महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, संसद की कार्यवाही में बोल सकता है, लेकिन अपना वह मत नहीं दे सकता है। महान्यायवादी किसी भी संसद की समिति में सदस्य के रूप में भी मनोनीत किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो केवल कार्यवाही में भाग ले सकता है, बल्कि वो जो समितियां गठित होती हैं वो किसी भी समिति में सदस्य नामित हो सकता है, उसे सदस्य के रूप में मनोनीत किया जा सकता है, लेकिन उसे किसी भी समिति में मत देने का अधिकार नहीं है। इसी के साथ जितने विशेष अधिकार मिले हैं, इसके अलावा इसकी मर्यादाएं भी हैं कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। ठीक है, कुछ मर्यादाएं भी हैं, जैसे कि जिन मामलों में वह भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा, उसके द्वारा किसी ऐसे मामले में कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी। यानी कि
जिन मामलों में महान्यायवादी भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा है उस मामले में महान्यायवादी कोई और टिप्पणी नहीं कर सकता है। वह भारत सरकार के विरुद्ध ना तो कोई सलाह दे सकता है और ना ही भारत सरकार के विरुद्ध कोई वकालत कर सकता है। भारत सरकार की अनुमति के बगैर वह किसी भी आपराधिक मामले में किसी अभियुक्त का बचाव भी नहीं कर सकता है। और जब तक वो व्यक्ति महान्यायवादी के पद पर है तो भारत सरकार की अनुमति के बगैर वह किसी भी कंपनी के निदेशक के पद पर आसीन नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि महान्यायवादी जो है वो सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आता है, इसीलिए उस पर निजी विधिक कार्यवाही के लिए स्वतंत्र है। यानी कि महान्यायवादी का पद कोई सरकारी नहीं है, ना सरकारी की श्रेणी में आता है, इसलिए वह महान्यायवादी पद पर रहते हुए वह निजी केस भी वह लड़ सकता है। ठीक है, निजी विधिक कार्यवाही के लिए वह स्वतंत्र है। अगर हम इसके अन्य पदाधिकारियों की सहायता, महान्यायवादी के पद की सहायता के लिए कुछ अन्य पदों का सृजन किया गया है, जिसमें आता है भारत का सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल जो है वो महान्यायवादी को उसके कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए कुछ पद गठित किए गए हैं, जिसमें सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया प्रमुख है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के पद का उल्लेख किया गया है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल का पद का उल्लेख संविधान में प्राप्त नहीं है। अतः कह सकते हैं जहां महान्यायवादी का पद एक संवैधानिक पद है, वहां सॉलिसिटर जनरल का जो पद है वह केवल वैधानिक है। महाधिवक्ता जो ये सॉलिसिटर जनरल होता है, यह महान्यायवादी को उसके कार्यों में सहायता प्रदान करने के अलावा विधि के प्रश्न पर केंद्र सरकार को भी सलाह प्रदान करता है और साथ में ही देश के अनेक न्यायालयों में भारत सरकार का पक्ष रखता है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो। दूसरा पद है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, यह भारत सरकार के विधिक अधिकारी के बाद अपर महाधिवक्ता, यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मतलब महाधिवक्ता और सॉलिसिटर जनरल मतलब महाधिवक्ता, इसकी नियुक्ति जो है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति जो है, ये 1972 से प्रारंभ की गई थी और इसका जो कार्य होता है वो सॉलिसिटर जनरल को सहायता प्रदान करता है और साथ ही सरकार की विधि के प्रश्न पर सलाह देता है और सरकार का पक्ष रखता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, महान्यायवादी।